अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम रिवर्सिबल इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्सिबल इंजरी, इट इज़ द टाइप ऑफ इंजरी ड्यूरिंग विच सेल में रिगेन इट्स फंक्शन एंड में रिटर्न टू इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग एज बिफोर। यानी रिवर्सिबल इंजरी इंजरी की वो किस्म होती है जिसमें सेल के पास मोहलत होती है कि वो वापस अपनी असल हालत की तरफ लौट जाए। Morphological changes in reversible injury. Two features are apparent under light microscope. Cell swelling, fatty change. यानी रिवर्सिबल इंजरी में हमें जो लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखते हैं वो सेल स्वेलिंग और फैटी चेंज हैं। Cell swelling, the first manifestation of almost all forms of injury to cells. It appears whenever cells are incapable of maintaining ionic and fluid homeostasis and is the result of failure of energy dependent ion pumps in the plasma membrane. यानी यही वो पहला मॉर्फोलॉजिकल चेंज है जो तकरीबन किसी भी किस्म की सेल इंजरी में सामने आता है। ये इस वजह से होता है कि जब सेल अपना आयनिक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में जो आयन पंप्स होते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होती है जबकि पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है। ये कंसंट्रेशन सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप की वजह से कायम होती है, लेकिन जब ये पंप काम करना छोड़ देता है तो सोडियम सेल के अंदर और पोटेशियम सेल के बाहर चला जाता है। न सिर्फ सोडियम अकेला सेल के अंदर आता है बल्कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर बरकरार रखने के लिए अपने साथ पानी भी लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से सेल स्वेलिंग हो जाती है। ग्रॉस अपीयरेंस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट विद द लाइट माइक्रोस्कोप। इट मे बी मोर apparent at the level of whole organ. Grossly cellular swelling causes pallor, increased turgor, increase in weight of organ। यानी लाइट माइक्रोस्कोप में आम तौर पर चेंजेस इतने वाजे नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम पूरे के पूरे ऑर्गन को देखें तो हमें ग्रॉसली वाज़े फ़र्क महसूस होगा, जिसमें पेलर यानी ऑर्गन का कलर लाइट हो जाता है। ठीक है। इंक्रीज टर्गर यानी उस ऑर्गन का तनाव बढ़ जाएगा, जिसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एक गुब्बारे में हवा भरते चले जाएं तो उसका तनाव बढ़ता चला जाएगा। और तीसरा, इंक्रीज इन वेट ऑफ ऑर्गन। जाहिर सी बात है कि जब सेल में पानी की मकदार बढ़ जाएगी तो उसका वज़न भी लाजमन बढ़ता चला जाएगा। लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। ऑन लाइट माइक्रोस्कोप, small clear vacuole may be seen within the cytoplasm. These are distended and pinched off segments of the endoplasmic reticulum. Cellular swelling is reversible. It may also show increased eosinophilic staining. Cellular swelling is also called hydropic change or vacuolar degeneration। यानी लाइट माइक्रोस्कोप पर हमें सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल यानी फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस दिखेंगे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कुछ जुदा हुए टुकड़े होते हैं जो कि स्वेल हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये स्वेलिंग रिवर्सिबल होती है, यानी सेल वापस अपनी असली हालत की तरफ लौट सकता है। हो सकता है कि हमें सेल की स्टेनिंग भी ज़्यादा डार्क मिले। इस सेल स्वेलिंग को हम हाइड्रोपिक चेंज या वैक्यूलर डिजेनरेशन भी कहते हैं। इस स्लाइड में हमें जो पिक्चर दिख रही है वो लाइट माइक्रोस्कोप से हाई मैग्निफिकेशन पर ली गई है। ठीक है।
जिसमें सेल सॉइलिंग वाज़े नज़र आ रही है। इस स्लाइड में हमें जो पिक्चर दिख रही है वो लाइट माइक्रोस्कोप से हाई मैग्नीफिकेशन पर ली गई है, ठीक है, जिसमें सेलुलर स्वेलिंग वाज़े नज़र आ रही है। अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस, the morphological changes accompanied by cellular swelling as viewed by the electron microscope are: number 1, blabbing, blunting and loss of microvilli in the plasma membrane. Number 2, mitochondrial swelling and appearance of small amorphous densities. Number 3, dilation of endoplasmic reticulum. Number 4, appearance of myelin figures. Number 5, nuclear alterations. यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखते हैं वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्लैबिंग यानी फोड़े जैसी शक्ल के नुक्स, ब्लंटिंग यानी सेल मेम्ब्रेन में रफनेस आ जाएगी, और जो सेल सरफेस पर माइक्रोविलाई होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वेल हो जाएगा और इसमें छोटी छोटी भुरभुरी या बुरादे जैसी शक्लें नुमाया नज़र आएंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल या फूला हुआ मिलेगा। इसके साथ माइलिन फिगर्स भी दिखेंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड एक जगह जमा होकर गर्दाब की सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा सेल के न्यूक्लियस में भी तब्दीली आ जाएगी। फैटी चेंज, it occurs in hypoxic injury and various forms of toxic metabolic injury. It is manifested by appearance of lipid vacuole in the cytoplasm. It is seen mainly in the cell involved in and dependent on fat metabolism such as hepatocytes and myocardial cells. फैटी चेंज किसी भी किस्म की इंजरी में हो सकता है, खासकर हाइपोक्सिक, टॉक्सिक या मेटाबॉलिक इंजरी में होता है। इसमें लिपिड से भरे वैक्यूल नज़र आते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि न्यूक्लियस भी वैक्यूल की वजह से साइड पर चला गया है। ये ज़्यादातर उन सेल में होता है जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हेपेटोसाइट्स। फैटी चेंज, it occurs in hypoxic injury and various forms of toxic and metabolic injury. It is manifested by the appearance of lipid vacuole in the cytoplasm. It is seen mainly in the cell involved in and dependent on fat metabolism, such as hepatocytes and myocardial cells. यानी फैटी चेंजेस किसी भी किस्म की इंजरी में हो सकता है, खासकर हाइपोक्सिक। इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू। खुदा हाफिज़। थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। खुदा हाफिज़।